नमस्कार सभी को। दोस्तों 2025 खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में जो युद्ध चल रहा है ना, उनमें से शायद ही कोई युद्ध खत्म हुआ है। ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं 7 से ज्यादा युद्ध रुकवा दिए, लेकिन क्या आपको कहीं शांति नजर आ रही है? शांति अभी कोसों कोसों दूर है। वैसे भी लोग कह रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म हो रही, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। और ऐसे में क्रेमलिन से यानी कि रसिया से एक ऐसी आवाज, एक ऐसा अजीब सा सेंटेंस सामने आ रहा है जो लंदन से लेकर पेरिस तक के गलियारों में सन्नाटा खींच रहा है। यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दें। हुआ क्या है, दरअसल रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की धज्जियां उड़ाते हुए यूरोप के सारे नेताओं को लिटिल पिगलेट्स यानी कि नन्हा सुअर कहा है। आप समझ रहे हैं, ये कोई तीखा बयान नहीं है, ये एक तरीके से पूरे यूरोप के नेताओं को गाली है। और गाली कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं दे रहा है, डायरेक्ट पुतिन दे रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अल्बर्ट पिंटो को यानी कि हमारे पुतिन जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या रसिया अपनी जो विदेश नीति है उसको और ज्यादा आक्रामक कर रहा है ऐसी लैंग्वेज यूज करके? पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अब वो यूक्रेन की और ज्यादा जमीन लेंगे और यूरोप के इन पिगलेट से यानी कि यूरोप के नेताओं से बात भी नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुतिन के इस बयान के मायने क्या है, और क्या पुतिन अपने आत्मविश्वास के चलते या यूं कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं, या यही आज की रियलिटी है कि सब कुछ पुतिन कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे यूरोप की बात हो या यूक्रेन की बात हो। तो अगेन सवाल यह है कि अचानक ऑल द सडन पुतिन यूरोप के नेताओं पे इतना ज्यादा आक्रामक क्यों हो गए? इतना इस तरीके की लैंग्वेज तो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए भी नहीं यूज किया। तो देखिए, पुतिन के गुस्से का कारण यह है कि पुतिन का दावा है कि यूरोप के नेताओं ने अमेरिका के साथ मिलकर रसिया को बाल्कनाइज करने की कोशिश की, यानी कि रसिया को कई टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की, उसकी साजिश की। और रशियन मिलिट्री एनालिटिक्स के अनुसार पुतिन का मानना है कि यूरोपीय नेताओं ने रसिया के विशाल प्राकृतिक संसाधन जो कि गैस और ऑयल हैं, उनको कौड़ियों के भाव में हड़पने की कोशिश की, उसकी साजिश रची। उनकी योजना ये थी कि अगर वो लोग रसिया को 5-6 भागों में तोड़ ले जाते हैं तो एनर्जी मार्केट पे रसिया का जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो खत्म हो जाएगी। और पुतिन ने इस साजिश को नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो अब इन नेताओं के साथ यानी यूरोप के जो करंट गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी देश के हों यूरोप के, उनके साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके पतन का इंतजार करेंगे, यानी कि उनके कुर्सी से हटने किसी और लीडर के आने का इंतजार करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस इंतजार के बीच में जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वो तो रुकेगा नहीं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं ऐसी बातचीत चल रही है कि बहुत जल्द यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध है वो खत्म हो सकता है, कोई पीस डील फाइनल हो सकती है, जिसमें दबाव भी एक तरफा यूक्रेन पर ही बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुतिन के अकेले इस बयान ने उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। और रसिया ने यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा क्षेत्रों में भी अपनी सेना बढ़ा दी है। और पुतिन अब ये कह रहे हैं कि वो केवल वहां पे नहीं रुकेंगे जितना एरिया उन्होंने यूक्रेन का कब्जा लिया है, बल्कि वहां तक जाएंगे जहां तक उन्हें लगेगा कि रसिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बता रहे हैं। कीव से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार यूक्रेन अब अपनी पूरी इकोनॉमी को वार फुटिंग पर ले आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले यूक्रेन रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता, और यूरोप के भीतर वार फटीग जो युद्ध की थकान है वो अभी से दिखने लगी है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में अंदरूनी विरोध बढ़ रहा है, और विरोध का कारण क्या है कि आखिर कब तक मदद के नाम पे यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता यूरोप देता रहेगा। और पुतिन यूरोप की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि नेटो भले ही यूक्रेन की मदद में ना आया हो, लेकिन रसिया के अल्टीमेट थ्रेट से निपटने के लिए नेटो अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय ग्लोबल मीडिया में नेटो के उन खुफिया दस्तावेजों की भी चर्चा हो रही है जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जिक्र है। पुतिन के पिगलेट वाले बयान के बाद नेटो के जनरल क्रिस्टोफर कावली का बयान आया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर रसिया ने हाइब्रिड वारफेयर या किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया या उनकी सीमा का उल्लंघन किया तो नेटो प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर नेटो को लगता है कि रसिया हमला करने वाला है तो वो रसिया के लॉन्च पैड और कमांड सेंटर पर पहले ही मिसाइल दाग सकते हैं। पुतिन ने खैर इसके जवाब में अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको और लचीला कर दिया है, यानी कि अगर किसी गैर परमाणु देश जैसे कि यूक्रेन की हम बात करें, इसने किसी परमाणु संपन्न देश जैसे कि अमेरिका, यूके या फ्रांस की मदद से रूस के ऊपर बड़ा हमला किया तो रूस उसे ज्वाइंट अटैक मानकर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो देखो इस पूरे खेल में भारत काफी हद तक न्यूट्रल खिलाड़ी रहा है। पुतिन की हालिया भारत यात्रा के बाद जो सबसे बड़ी खबर दब गई है वो थी रिलॉस की, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये रिलॉस क्या है? देखिए सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसा मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता है जो भारत और रसिया की सेनाओं को एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर भारत का कोई युद्धपोत आर्कटिक में है या फिर सुदूर पूर्व में है तो वो रशियन पोर्ट से ईंधन ले सकता है, वैसे ही रसिया का विमान भारतीय बेस का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने इस एग्रीमेंट को तो अपने यहाँ पे फेडरल लॉ बना दिया, कहीं ना कहीं यूरोप समेत अमेरिका को यह संकेत दे दिया कि चाहे यूरोप के साथ रूस के रिश्ते खत्म हो जाएं, भारत के साथ वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाते रहेंगे। पर भारत ने अभी इसको पास नहीं किया है, क्योंकि भारत के लिए ये दो धारी तलवार है। क्योंकि जहां एक तरफ हमें रसिया के S-400 की जो पेंडिंग रेजिमेंट्स हैं और सुखोई 30 का अपग्रेड है वो दोनों चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर हमें अमेरिका का आईसेट यानी कि इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। यानी कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ रिश्ते को बैलेंस करके चलना है।
खैर वापस हम पुतिन की बात करें तो पुतिन ने ये जो पिगलेट वाली सुअर वाली बयानबाजी की है, इसमें उन्होंने अपने संबोधन में एक और इंपॉर्टेंट बात कही, वो है डी डॉलराइजेशन की। उन्होंने कहा कि यूरोप के नेता अपनी जो मुद्रा है यूरो, उसको खुद ही तबाह कर रहे हैं क्योंकि वो रसिया के सस्ते गैस को नहीं ले पा रहे हैं। अब आप आंकड़े देखो, दिसंबर के आंकड़े बता रहे हैं कि रसिया ने अब अपना जो 90% व्यापार है वो युआन, रूबल और रुपए में शिफ्ट कर लिया है। तो पुतिन का जो ये पिगलेट वाला हमला है, दरअसल ये उन यूरोपीय देशों के ऊपर तंज है जिनकी इंडस्ट्रीज अब बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी अब पूरी तरीके से अमेरिका का जो महंगा एलएनजी है उस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गई है। और आप आयरनी देखिए कि मतलब पुतिन ने क्या आरोप लगाया कि ये जो यूरोपीय देश हैं जिनके नेताओं को इन्होंने पिगलेट कहा है, ये दरअसल रसिया को कई पार्ट में तोड़ना चाहते थे। इसी के रिस्पांस में इस तरीके की बयानबाजी पुतिन ने की है। लेकिन पुतिन की इस बयानबाजी में जो जवाब था उसकी आप गहराई को समझो। देखो, पुतिन ने कहा कि वो भविष्य में जो यूरोप के नए नेता होंगे जिनके पास विजडम होगी उनसे बातचीत करेंगे। यानी पुतिन ने इशारा किया है यूरोप में उठ रही राइट विंग की लहर को। हंगरी के विक्टर ऑर्बन हो गए या स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको हो गए, ऐसे नेता जो राइट विंग के नेता हैं, वो पहले ही पुतिन के प्रति जो अपना नरम रुख है वो दिखा चुके हैं। तो पुतिन को लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 साल में जब महंगाई और ऊर्जा संकट से यूरोप की जनता सड़कों पे आ जाएगी और अपनी गवर्नमेंट को चेंज करेगी, राइट विंग वाले लोग ज्यादा सत्ता में आएंगे, तो ये जो मौजूदा पिगलेट हैं वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तब रूस अपनी शर्तों पे शांति समझौता करेगा। यानी कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की रसिया को कोई भी जल्दी नहीं है, उसे कोई भी नहीं फर्क पड़ रहा है सैंक्शन से। जो ये लोग सोच रहे थे कि सैंक्शन से रसिया कमजोर होगा, आइसोलेट हो जाएगा या कई पार्ट में टूट जाएगा, अब रसिया उसी सैंक्शन को इनके ऊपर यूज कर रहा है कि जब इस सैंक्शन की वजह से यूरोप और अमेरिका में महंगाई आएगी, वहां पे लोग सड़कों पे आएंगे, राइट विंग लीडर को चुनेंगे, तो उन राइट विंग लीडर को से निगोशिएट करना पुतिन के लिए ज्यादा आसान होगा। इसीलिए वो मौजूदा नेताओं को सुअर कह रहे हैं। खैर, ये तो मैंने आपको बात बता दी कि यूरोप में क्या हो सकता है, पुतिन क्या सोच रहे हैं, यूरोप में क्या हो सकता है, यूरोप के लीडर क्या साजिश कर रहे थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। देखिए, अगर हम व्लादिमीर जेलेंस्की की बात करें तो उन्होंने हाल ही में वैश्विक नेताओं से अपील की है कि न्यूट्रल रहने का समय अब खत्म हो चुका है। पुतिन के अपमानजनक बयानों के बाद अमेरिका अब हो सकता है भारत पे भी दबाव बनाए कि वो रसिया के साथ अपने डिफेंस डील को धीमा करे। लेकिन सवाल यह है कि 50% की टैरिफ के बाद अब दबाव बनाने के लिए बचा क्या है। हालांकि बचा बहुत कुछ है, लेकिन देखना यह है कि ट्रंप किस एक्सटेंट पे जाके भारत को हर्ट करते हैं और भारत इसको कहां तक बर्दाश्त कर सकता है। जहां तक बात रही रसिया से डिफेंस डील को कम करने की, तो ये कहीं से भी फिलहाल के लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है नहीं, क्योंकि हमें रसिया से सस्ता तेल भी चाहिए, हम यूरेशिया में स्थिरता भी चाहते हैं। पुतिन ने जो रिलॉस साइन किया है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो कहीं ना कहीं आप समझ लो कि पुतिन ने एक ब्लैंक चेक साइन करके भारत की ओर बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि भारत इस चेक को भुनाएगा। नई दिल्ली के सामने ये बहुत ही परीक्षा की घड़ी है। तो बॉटम लाइन ये है कि पुतिन का ये बयान अब राजनीति से आगे निकल चुका है। यहाँ पे डिप्लोमेटिक बातें खत्म हो गई हैं। एक तरीके से लग रहा है कि क्लैश हो रहा है सिविलाइजेशन का, इसकी आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि जब एक पक्ष दूसरे को जानवर कहने लगता है तो आप समझ लीजिए कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो खत्म होने के कगार पे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है, जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कि क्या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन वाकई में यूरोप को घुटनों पे ला पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि उनकी ये आक्रामकता, उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस रसिया के पतन की शुरुआत है? क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और भाई मेरे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा पाप है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए।